अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, जुम्मतुल मुबारक है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कल हफ्ते का आखिरी दिन है। शाबान का भी आखिरी जुम्मा देखा जाए तो। यस जनाब, तो ये आपको बताएं कि अब इससे इंशाल्लाह चंद रोज़ बाद रमज़ान मुबारक की सातें शुरू हो जाएंगी, तो उसके लिए तो बड़ी तैयारी है। सियासत के मैदान के हवाले से जनाब खबरें शामिल करेंगे। ANP PDM से अलग हुई, नून लीग से अलग नहीं हुई। क्या ये खुला तजाद नहीं? लोग पूछ रहे हैं। नून लीग के उस नून लीग बज़ाहिर तो उस इत्तेहाद में शामिल थी जिसने वो शो कॉज जारी किया था, जिस शो कॉज की वजह से ANP अलग हो गई। लेकिन NA 249 के आने वाले इंतखाबात में ANP ने नून लीग से इत्तेहाद बरकरार रखा हुआ है। शफात देखें ना, आप जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती है। देखिए, एक जाने मुस्लिम लीग नून जो है बार बार कही थी इस्तीफे देने, इस्तीफे देने, इस्तीफे देने। एक तरफ इस्तीफे देने की बात करें, एक तरफ पूरी कैंपेन चलाई जा रही है इलेक्शन के हवाले से, और दूसरी जाने फिर हम अगर ANP की भी बात कर लेते हैं, एक जगह वो नाराज है जी कि उन्होंने शो कॉज नोटिस क्यों दिए, तो दूसरी जानिब उन्होंने अपना जो नुमाइंदा था उन्होंने कहा कि जी उम्मीदवार था, उन्होंने दस्तबरदार करवा दिया उसको मुस्लिम लीग नून के हक में। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी शफात जो कि नहीं समझ में आती। बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या गालिब का मशहूर शेर है जी, धूल धप्पा ऊ सरापा नाज का शेवा न था, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। एनीवे, खैर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जनाब बात करेंगे, कराची में क्या हो रहा है, और साथ ही जनाब जिम्नास्टिक्स के हवाले से आज एक बड़ी अच्छी खबर, बड़े अच्छी दो मेहमान आपके साथ हमारे शो में, हमारे शो की जीनत बनेंगी और उनसे भी जरा बातचीत करेंगे। चेयर लीडिंग कॉन्टेस्ट में पहली दूसरी पोजीशन। मतलब शफात आज की ना जो हमारी गेस्ट आ रही ना, उससे लोगों को देख के पता चल जाएगा कि इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, विल होनी चाहिए और चाहत होनी चाहिए कुछ करने की। तो चाहे आपके रिसोर्सेज इतने से हों, आप इतना बड़ा मार्का भी जो है ना वो सर अंजाम दे सकते हैं। साथ में कोरोना की वजह से 105 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो गए हैं। अभी जो NCOC की रिपोर्ट सामने आई है, वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। आगे रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, ईद की जो शॉपिंग करनी है, मुझे लगता है शफात ईद की शॉपिंग की वजह से ये कोरोना और बढ़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था शॉपिंग की वजह से। इस ईद पे भी अगर पुराने कपड़े पहन लेंगे ना कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। ANP की बदलती सियासती हिकमत अमली, PDM से अलग हो गई, नून लीग से इत्तेहाद बरकरार, NA 249 में मुफ्ता इस्माइल की हिमायत, उम्मीदवार दस्तबरदार। कराची में पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। कायदाबाद में दिन दहाड़े मुसल्लह मुल्ज़िमान की लूट मार, पुलिस मोबाइल करीब से गुजर गई, कोई नोटिस ना लिया। क्या फिर पेट्रोल बहरान का खदशा है? ओगरा का ऑयल कंपनीज को वार्निंग लेटर जारी, 20 रोज का जखीरा ना हुआ तो कार्रवाई होगी। कराची की रिहायशी किरण और सोनिया की इंटरनेशनल ऑनलाइन चेयर लीडिंग फेस्टिवल में पहली और दूसरी पोजीशन बेस्ट जिम्नास्टिक गर्ल्स होंगी। आज बाखबर सवेरा की मेहमान। शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे डस्का इलेक्शन के हवाले से, जहां पर कल दोबारा से पूरे हलके में होने जा रही है रीपोलिंग की। कैसा इलेक्शन जो कि शदीद ही कंट्रोवर्शियल बन गया, और समहाउ अभी भी जब एक दिन बाकी रह गया, कल इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहे हैं, उससे पहले भी हमने देखा कि कुछ अनफॉर्चुनेट किस्म के इवेंट सामने आए। हवाई फायरिंग यहाँ पर हुई और मुस्लिम लीग नून की जानिब से PTI पे फायरिंग, और फिर एक कारकुन के अगवा का इल्जाम भी लगाया गया। जी जनाब, ये सूरत हाल है डस्का की। डस्का में जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के बाद होने वाले हालात ने पोलिंग वहाँ पे मुअत्तल करवा दी जनाब, और वो इंतखाबी नताइज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिए। उसके बाद अब पूरे हलके में दोबारा इंतखाब होने जा रहा है। इस हवाई फायरिंग के वाक़े की बात करें तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट को खत भी लिख दिया है। वैसे इस हलके में कई उम्मीदवार हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुतवक्के है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हलके से अली अशरफ मल्ली को टिकट दिया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सैयदा नौशीन इफ्तिखार को मैदान में उतारा है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन में पोलिंग अमले के लिए अब SOPs जारी कर दिए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास स्मार्टफोन होगा, और ये जो एलामिया जारी किया गया ना, इस एलामिया के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म जो है 45 की तस्वीर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजेगा, और प्रिजाइडिंग अफसर के पास
स्मार्ट फोन ना होने पर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। ये तो सूरत हाल हो गई जनाब, जैसे मदिया ने आपको बता दिया कि दसका में इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये एक टेक्नोलॉजी आ गई है ताकि वो नतीजा जो है वो धुंध में ना खो जाए। बिल्कुल। एक और चीज बैटरी का भी होगा कि ऐसा स्मार्टफोन मेरे ख्याल से पहले हिदायत में ये भी जारी किया होगा कि भी रात में फोन आप कर लें चार्ज। ये ना कि कल आप बोले हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो इस दिन हम नहीं आ सके। चार्जर साथ लेके आए चार्जर और मुसलसल, ये इलेक्शन कमीशन की हिदायत में नहीं है, ये हम कह रहे हैं हाँ। चार्जर साथ लेके आए ताकि ऐसा ना हो कि कहीं फोन में धुंध आ जाए। अब शफात अब तो धुंध नहीं है, तब सर्दियां थी, अब नहीं धुंध, अब कोई मसला नहीं लेकिन होगा। फोन में तो आ सकती है। धूल घट्टा आ जाए उसका भी नहीं कुछ कह सकती। धूल घट्टे का भी कुछ कह सकती। खैर जनाब, ये तो हो गई डस्का के हवाले से बात। तो कल इस हवाले से जरा गर्मा गर्मी होगी, वो आपके सामने जनाब ARY न्यूज़ लम्हा बलम्हा तफसीलात रखता जाएगा। हमारे रिपोर्टर्स ऑन फील्ड मौजूद होंगे और देखेंगे कि जनाब क्या होता है कल। नौशीन इफ्तिखार जीतती हैं या फिर अली असजद मल्ली साहब। अब जनाब बात करते हैं NA 249 की। NA 249 जो कि कराची में बल्दिया टाउन का इलाका कहलाता है जनाब, बड़ा वसी और रीज हल्का ही, बहुत बड़ा इलाका है, बड़ी मिक्स पॉपुलेशन है और इस हल्के का रिकॉर्ड ये कहता है कि ये कभी किसी एक जमात का हल्का नहीं रहा। नून लीग यहाँ से 2 बार जीत चुकी है। परफॉर्मेंस बड़ा मैटर करती है भाई, परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। अभी हमने देखा जब फैसल वाडा साहब ने जब अपनी जो सीट जो है वो खाली की है तो उसके बाद प्लॉट पे जो उन्होंने कुर्सी लगाई थी, खाली वो प्लॉट पे भी तो कचरा मौजूद है माशाल्लाह से। यही तो शफात, मतलब कचरे की बात करें, लोग कह रहे हैं हम कचरे की सफाई करते, सफाई करके हम हाथ किससे धोएंगे, पानी नहीं आ रहा। तो इस हल्के के बड़े मसले मसाइल है, लेकिन शफात ये तो लोगों के मसले मसाइल के वाले से बात करेंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस हल्के के वाले से ये आप देखें कि ANP जो कि नाराज है मुस्लिम लीग नून से कि आपने हमें शो कॉज नोटिस क्यों भेजा भाई, हम तो इत्तेहादी थे, आप कौन होते हैं हमें शो कॉज नोटिस भेजने के। वही ANP अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो अपना उम्मीदवार है इसी हल्के से उसको दस्तबरदार कर दिया है, वो जनाब उसके सपोर्ट में आ गए हैं। ये अजीब पॉलिटिक्स से कुछ समझ में नहीं आ रही। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती ने इस हवाले से अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। मैं विड्रॉ करता हूं PDM से नायब सदर की हैसियत से, मियां इफ्तिखार विड्रॉ करते हैं PDM से तर्जुमान की हैसियत से, जायद खान विड्रॉ करते हैं PDM से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से। तो ANP इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। आज आपको कहीं तो बड़े बड़े इत्तेहाद टूट रहे हैं और कहीं ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नए इत्तेहाद बनने के लिए जा रहे हैं। इख्तलाफात के बाद मामला तो आपको पता है यहाँ तक पहुँच गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और NP की जानिब से अपोजिशन जमातों के नए सियासी इत्तेहाद की बातें भी हो रही हैं। 4 सदा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP की एक अहम बैठक भी हुई है जिसमें एक नए इत्तेहाद का इशारा दिया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि ANP से जो हमारा ताल्लुक तो पुराना है और हुकूमत के खिलाफ किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा बनने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने PDM तोड़ी, मुस्तकबिल का फैसला 11 अप्रैल को CEC के इजलास में करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 तारीख को कराची में मुनक्किद हो रहा है। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल के फैसले का वो ऐलान करेगी। PDM को तोड़ने की बुनियाद तो सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN के उन्होंने रखी। शोकाज नोटिस भेजना ही ऐसा ही था कि वो तोड़ गए। उन्होंने बड़ा जुल्म किया कि एक जमहूरी एक इत्तेहाद था, कामयाबी की तरफ गामजन था, इशू को इशू बना के ऐसी फिजा पैदा कर दी कि वो उन्होंने तोड़ दिया। PDM था तो भी हमारी ये जदोजहद थी, PDM नहीं था तो भी थी, और अब अगर नहीं है तो भी अवामी नेशनल पार्टी का ये जदोजहद उसी तरीके से जारी रहेगा। इफ्तिखार हुसैन साहब ने क्या आपने सुना, तब समझ में नहीं आ रही, हम थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं कि एक तरफ तो नाराज है, नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, दूसरी जानब सपोर्ट भी किया जा रहा है इलेक्शन में, ये बात को समझ में नहीं आ रही। इसी वाले से बात करेंगे। ANP के रहनुमा शाहिद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि शो कॉज नोटिस देने पर आपने मुस्लिम लीग नून से ना सिर्फ नाराजगी का इजहार किया बल्कि आप इतने बड़े इत्तेहाद से अलहदा भी हो गए, आप PDM से अलहदा हो गए, लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि आप NA 249 में मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट भी कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल के हक में आपने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर दिया है। ये कुछ समझ में नहीं आई, ये क्या पॉलिसी है? ये हमारी पार्टी की जो शोकाज दिया था वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो इत्तेहाद का मसला था। और जो इलेक्शन की अभी जो बात थी तो वो ज़ाहिर बात है कि NA 249 पे जो जनरल इलेक्शन 2018 का था उस वक्त भी हमने इसी NA 249 पे शहबाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का सपोर्ट किया था।
ظاہری بات ہے کہ اس وقت انہوں نے ہمارے حلقے میں NA-250 پہ ہماری سپورٹ کی تھی اور NA-249 پہ ہم نے مسلم لیگ نون کا سپورٹ کیا تھا. تو یہ ہمارا اس سے وہ کمٹمنٹ تھا جو کہ ظاہری بات ہے اس وقت شہباز شریف سے اس چیز لیا گیا. اب دوبارہ اگر اس کو چانس ملا تو ہمارا اس سے کمٹمنٹ تھا, اس کو ہم نے پورا کرنا تھا. شاہ صاحب یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. ایک طرف آپ مسلم لیگ نون سے ناراض ہیں, پیپلز پارٹی کے قریب ہیں, دوسری طرف آپ مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت نہیں کر رہے. یہ سائنس سمجھائیں. یہ ضروری نہیں ہے. یہ جو اتحاد الگ چیز ہے اور الیکشن اتحاد ہمارا, اگر پاکستان پیپل پارٹی نے 2018 میں ہمارے ساتھ کراچی میں کسی بھی حلقے میں سے کوئی اتحاد نہیں کیا تھا. مسلم لیگ نون نے ہمارے کو سپورٹ بھی کیا تھا NA-250 پہ, اور ہم نے ان کا کمٹمنٹ ہوا تھا, ہم نے NA-249 اس کا بعد. اچھا چلے شاہ صاحب یہ بات تو بتائیں کہ ابھی 4 صدہ میں آپ کا جو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بیٹھک بھی ہوئی ہے, بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے, اور اس میں اشارہ بھی دیا گیا ایک نئے اتحاد کے حوالے سے. ایسا ہے کچھ اتحاد بننے جا رہا ہے نیا؟ کہ اتحاد اگر الگ بھی بن سکتا ہے, اور پرانی جو اتحاد بنی تھی PDM کو, وہ بھی اگر اپنی غلطی کا احساس کرے. کہ شوکاز جب PDM جو تھا ایک اتحاد تھا, وہ اس کا کوئی آئین یا منشور نہیں تھا جس میں شوکازیں نہیں ہوتی تھی. اس میں تو اب جو سربراہ تھا اس کو چاہیے تھا کہ سربراہوں کا اجلاس بلاتے, اگر ہمارے کوئی تحفظات ہمارے خلاف تھے یا ہمارے پارٹی یا مسلم لیگ پیپل پارٹی کے خلاف کوئی تحفظات تھے تو اس پہ بات کر لیتے اور اس کا ہم جواب دے دیتے, ہم اس کو اور بھی چیزیں بتاتے تھے. اب جس طرح سے لڑکانہ میں الیکشن ہو رہا ہے تو JUI نے تو PTI کا سپورٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح پنجاب میں بھی جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو وہاں پر بھی مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ کاف لیگ سے اور PTI سے اتحاد کر دی, اور آنا فوج وہاں پہ آ گئے تھے. تو جہاں پہ یہ خود کرے تو وہاں کوئی شکایت نہیں ہے, اور جب ہم پہ پارٹی کے دوسرے بندے کریں تو ہماری پارٹی آزاد ہے. ہم 100 سالہ تاریخ رکھتے ہیں, اور ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہم جس موٹیوں جس چیزوں پہ اکٹھے ہوئے تھے, وہ جو ہمارے 25 یا 26 نکات تھے, وہ تو مہنگائی کے خلاف تھا, وہ تو پارلیمنٹ کو بالادست کرنا تھا, وہ تو سلیکٹر ان کے خلاف تھا, جو سلیکٹ کرنے والے جو تھے ان کے خلاف تھا. تو وہ چیزیں تو پیچھے رہ گئی. اب بات آ گئی اس پہ کہ اپوزیشن کا لیڈر کس کا بنے گا یا کمٹمنٹ ہوا تھا, تو ظاہری بات ہے اس وقت بھی پاکستان پیپل پارٹی کو اس پہ تحفظات تھے اس بندے کے اوپر, تو سربراہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو حل کر دیتے. مگر اس طرح سے کوئی بھی نہیں کرتا کہ وہ آ کے شوکاز دے. ہماری پارٹی کو شوکاز ہے کسی دوسری پارٹی کو, ہماری اپنی الگ پارٹی ہے, تو لہٰذا یہ شوکاز دینا. چلیں یہ تو آپ نے ایکسپلینیشن دے دی کہ کس طرح سے ان دو اتحاد جو ہیں یہ ہیں بھی اور نہیں بھی, ساتھ چل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی چل سکتے. یہ تو بات امید کرتے ہیں عوام کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کا تجزیہ بھی آپ یہاں شامل کرنا چاہیں گے. اور NA-249 بڑی مکس پاپولیشن ہے, یہاں پہ ہزارے وال بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, یہاں پہ اردو بولنے والے بھی ہیں, یہاں پہ ہر طرح کی آبادیاں موجود ہیں, یہاں پہ مذہبی ووٹ بھی ہے, یہاں پہ آپ کی جماعت کا ووٹ بینک بھی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب بھی یہاں پہ انتخاب لڑ رہے ہیں NA کی سیٹ کے لیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کانٹے کا مقابلہ کن دو امیدواروں میں ہو رہا ہے؟ سرپرائز تو پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اس مرتبہ کوئی سرپرائز کی توقع نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون کا وہاں پہ پہلے بھی ووٹ دوسرے نمبر تھا, سیکنڈ پوزیشن تھا. PDM کو بھی اگر چاہیے, اگر PDM کے اصولی موقع پہ بھی آ جائے تو بھی مسلم لیگ نون کا حق بنتا تھا. اور ہمارے ساتھ تو چونکہ پچھلے 2018 کا الیکشن اتحاد بھی یہی تھا کہ NA-250 پہ اس نے ہماری سپورٹ کی, اور NA-249 پہ ہم نے اس کا سپورٹ کیا تھا. تو یہ ان کا رائٹ بنتا حق تھا, اور ہم نے اس کو تسلیم کر دیا. صحیح, بہت شکریہ جی. شاہد سید صاحب موجود ہے. جو بات مجھے ان کی سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جی الیکشن اور چیز ہے, اتحاد اور چیز ہے. سو اس میں دونوں کی ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز ہے. اب عوام پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے کیڑی پالیسی پہ ریلائی کرنا ہے. الیکشن اتحاد الگ چیز ہے, سیاسی اتحاد الگ چیز ہے, اکارڈنگ ٹو شاہد سید صاحب. ہاں, کیسے یہ سائنس ابھی, اور دونوں کی پالیسیز اس لیے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ قوم کو نہیں سمجھ آئے گا, ہمیں بھی سمجھ میں نہیں. چلیں جی, امید کرتے ہیں کہ یہ جو دونوں اتحاد ہیں, دونوں طرح کے, ہر دو طرح کے اتحاد جو ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں اور سیاست کو آگے لے کر چلیں گے. آگے بڑھتے ہیں, کراچی کی بات کرتے ہیں جناب, جہاں پہ یہ جو سیاسی گرما گرمی ہے, اس سے اسٹریٹ کرائم کی جو ہے نا وہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی. خاص طور پہ اگر بات کریں اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے جناب, کہ وہاں وارداتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس طرح سے بڑھ رہی ہیں وارداتیں کہ اب پولیس بھی جو ہے نا وہ امیون ہو گئی ہے. شفاعت, پولیس امیون ہوگی بھی ہے, مطلب دیکھ تو دن دہاڑے وارداتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور ایک عوام کو اگر کوئی سینس آف پروٹیکشن آئے کہ اگر پولیس کے سامنے ان کو لگے گا جی کوئی ہمیں لوٹ نہیں سکتا, تو جو یہ تاثر ہے نا یہ بھی اب ہوا میں جو ہے نا یہ گول ہو گیا ہے. کراچی کا علاقہ ہے جناب لانڈھی, اس کے علاقے میں وہاں پہ مزید ایک علاقہ ہے قائد آباد, وہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ نظر آیا. موٹر سائیکل پر سوار
3 डकैत जो है वो मेडिकल स्टोर पर शहरियों से लूट मार करते रहे और सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने चलेगी किस तरीके से बड़ी फुर्ती से उतरे, मास्क इन्होंने लगाया हुआ है, गन उन्होंने तानी हुए और वो वहां पे उन्होंने लूट मार शुरू कर दी। मेडिकल स्टोर के बाहर लोग खड़े हुए, ठीक है। अब पिस्टल आप लोगों को नजर आ रही है, दिन का ये टाइम है, ऐसा भी नहीं कि मुल्ला जी रात का अंधेरा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस की मोबाइल भी एग्जैक्टली उसी वक्त वहां से गुजरती, ये देखें बड़े आराम से गुजरी है और पता नहीं किस वो अब धुन में अपने चल रहे थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने लूट मार हो रही है, चुप करके आराम से उन्होंने कहा जी कि माइंड योर ओन बिजनेस। पुलिस का यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये नारा था, बड़े आराम से चुप चुप आके वो निकल गया। अब आप खुद सोचे जो शहरी यहाँ पे लुटा है उसका क्या एतमाद होगा शफात पुलिस के महकमे पे, मुझे बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल बात समझ में आने वाली है और समझ में आने वाली नहीं भी है। समझ में तो यह आ रहा है कि जिस तरह से ये लूट मार हो रही है उससे एक बात तो साबित है कि जनाब कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। और साथ ही अगर पुलिस के हवाले से बात करें तो पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि किसी जगह पे कार्रवाई हो रही है। खैर यहाँ पे एक अहम खबर शेयर करते चले जनाब, ISPR की जानिब से कहा गया है जनाब के वज़ीर ख़ारजा का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन मेडिसिन रावलपिंडी का दौरा सामने आया है, जिसमें सरबराह आर्मी मेडिकल कोर लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम किया। सरबराह आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन मेडिसिन ने भी खैर मकदम किया। आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन मेडिसिन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा का मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, ज़ेर इलाज बाहिम्मत पुरअज़्म जवानों से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलतों को सराहा, भी वहाँ पे जायजा भी लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। लईक रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी लईक, किस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन मेडिसिन रावलपिंडी का दौरा किया है उन्होंने, जहाँ पर आर्मी मेडिकल कोर की सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने उनका खैर मकदम किया। इसके अलावा इस इंस्टीट्यूट के सरबराह कमांडेंट मेजर जनरल जफर अली ने भी वज़ीर ख़ारजा को मुख्तलिफ जो तफसीलात हैं इस इदारे के हवाले से जो अमूर कार हैं उनके बारे में ब्रीफिंग दी। जबकि वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ वार्ड का दौरा करने के बाद उन्होंने वहाँ ज़ेर इलाज पाक फौज के बाहिम्मत और पुरअज़्म जवानों से मुलाकात की। ये वो जवान हैं जो मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंगों के धमाकों या दीगर वजूहात की बिना पर जख्मी हुए हैं और अपने आज़ाद से महरूम भी हुए हैं। इन जवानों से मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा की तरफ से खास तौर पर उनके अज़्म व हौसले को सराहा गया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनको सराहा गया। और साथ ही वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर यह कहा कि हमारी अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कुर्बानियाँ दी हैं, पूरी कौम सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह उनके साथ खड़ी हुई है और दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाक फौज के शाना है। ये बताते चलूँ कि इस इंस्टीट्यूट में सैकड़ों के हिसाब से मुख्तलिफ जो जवान हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं, जो जख्मी होते हैं उनका इलाज किया जाता है और आलमी मियार की तमाम सहूलियात इस इंस्टीट्यूट में मुयस्सर हैं। जी बहुत शुक्रिया लईक रहमान आपका। तो अब बात करते हैं जनाब पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। मुल्क में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं दोबारा पेट्रोल बहरान तो नहीं आ रहा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा लाइसेंस शराइत के मुताबिक न रखने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को वार्निंग लेटर जारी कर दिया है। बिल्कुल जी, और ओगरा हुकाम का कहना है कि तमाम कंपनीज 20 रोज का पेट्रोल जखीरा करने की पाबंद हैं और जखीरा 20 रोज का अगर ना हुआ तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर जराये के मुताबिक पेट्रोल का 2,97,882 मीट्रिक टन का जखीरा मौजूद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 12 रोज की मुल्की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। जबकि इस वक्त अगर हम डीजल की सिचुएशन देखें तो डीजल का 17 रोज का जखीरा मौजूद है, जो कि 3,64,000 मीट्रिक टन जो है स्टॉक पर मुश्तमिल है। इस सारी सूरत हाल पर जनाब हमारे साथ मौजूद हैं ओगरा इमरान गजनवी साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इमरान साहब पहले तो बताइएगा, क्या वाकई कोई पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से खुदा ना खास्ता कोई बहरान तो सामने नहीं है दरपेश? क्योंकि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आप लेटर जारी करते हैं और उनको कहते हैं जनाब आपका ज़ख़ीरा पूरा नहीं है, आप लाइसेंस की शराइत पे पूरा नहीं उतरते, तो इससे कहीं आवाम को घबराने की ज़रूरत तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज ऑनलाइन दिया। देखें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही स्टॉक्स जो हैं कम है। ये नॉर्मल स्टॉक्स हैं
यूजुअली हिस्टोरिकली 12 से 16 दिन का जो मो गैस, जिसको आप पेट्रोल कहते हैं, उसका जखीरा हिस्टोरिकली मौजूद होता है। और इस वक्त जो डीजल है वो 23-20 दिन से ऊपर स्टॉक मौजूद है उसका। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये स्टॉक्स कैसे डेली बेसिस पे जो हम कहते हैं कि इतना जखीरा रह गया। हर महीने एक मीटिंग होती है, प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग, और उसमें डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम डिवीजन, ओकरा, तमाम ओएमसीज और रिफाइनरीज मौजूद होती है। और उसमें डिसाइड होता है कि इस महीने, अगले महीने, हर महीने के आखिर में होता है कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हमने रखनी है, और कितना लोकल रिफाइनिंग जो है वो होगी, और कितना जो है प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा। तो इस वक्त एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है, और इंशाल्लाह ना होगा। हमने सिर्फ इसलिए एक प्रिकॉशनरी मेजर पे ये ओएमसीज को वार्न किया है या एडवाइस किया है कि हार्वेस्टिंग सीजन, गंदम की कटाई शुरू होने वाली है, तो उस वक्त क्योंकि डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो अपना स्टॉक मजीद उसको एडिक्वेट स्टॉक मजीद मंगवा ले, और उसको क्योंकि ये स्टॉक जो है वो जो आता है और साथ साथ ये डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, तो एब्सोल्युटली कोई परेशानी की बात नहीं है। और स्टॉक्स इस वक्त, अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि पेनल्टी क्या पड़ेगी उन ऑयल कंपनीज को जो कि 20 दिन का जो है ऑयल जखीरा नहीं करेंगी? देखें, इसका प्रोसीजर है। हम पहले शो कॉज नोटिस इशू करते हैं। एक्चुअली हम एक क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। हम कॉज इशू करेंगे, उसके बाद उनका जवाब आएगा, उसके बाद हम उसके ऊपर हियरिंग करेंगे और फिर पेनल्टीज लगाएंगे। तो ये हमारे कानून के मुताबिक जो पेनल्टीज होती हैं वो हमने, आपको याद होगा कि पिछले साल भी पेनल्टीज लगाई थी। ये 50 लाख से 1 करोड़ रुपए होती हैं, और प्लस जो बहुत ज्यादा जो प्यूनिटिव एक्शन है वो लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी बता दें सर, क्या अगर लाइसेंस सस्पेंड होता है किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का और उसके फ्यूलिंग स्टेशंस बंद होते हैं, क्या इस सूरत में भी किसी फ्यूल बहरान का कोई खतरा नहीं है? देखिए, ऐसी नौबत आनी नहीं है ना। ऐसी नौबत आनी, देखिए हम इसीलिए, देखें एक चीज देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम डिवीजन, ओगरा मिल के ये काम कर रहे हैं, और हमने और मिनिस्ट्री ने ये नजर में है कहाँ क्या चीज हो रही है, और हम ये इसीलिए तो ये प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे हैं। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अवाम के इस इशू को, चीजों को फोर्सी करते हुए जो आने वाले वक्त है, ये हम प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। इमरान गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं जनाब मामूल की है, मामूल के चेक एंड बैलेंसेस है, प्रोएक्टिव कार्रवाई, यानी अभी बहरान पैदा होने से पहले की जो हिफाजती तदाबीर हैं वो इख्तियार की जा रही है। क्योंकि आगे वीट हार्वेस्टिंग का जो टाइम आ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जी बहरान पैदा हो जाता है, तो हम सिर्फ उसका बैकअप प्लान के लिए कह रहे हैं कि भाई कर लें जरा। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को आज एफआईए ने केस में तफ्तीश के लिए तलब किया। एफआईए ने नोटिस के मुताबिक अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया, गन्ने के कारोबार को खुद से तय करदा 4.85 अरब रुपए में बेचा, और इस ट्रांजैक्शन से तरीन खानदान को शेयर होल्डर्स की कीमत पर फायदा हुआ। एफआईए ने अली तरीन को 5 सवालात के जवाबात साथ लाने की हिदायत की है। हमारे नुमाइंदे बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, एफआईए ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को आज दोबारा फिर तलब कर रखा है। इससे पहले भी उन्हें नोटिस दिया गया था लेकिन वो नहीं आए थे। एफआईए ने जहांगीर तरीन को 2, अली तरीन को 1 केस की तफ्तीश के लिए तलब किया है। अली तरीन के वालिद से मिलकर, एफआईए का कहना है कि अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड किया, गन्ने के कारोबार को खुद से तय करदा कीमत 4.85 अरब रुपए में बेचा। नोटिस में लिखा गया है कि इस ट्रांजैक्शन से आपके खानदान को शेयर होल्डर की कीमत पर फायदा हुआ। एफआईए की अली तरीन को 5 सवालात के जवाब साथ लाने की हदायत की गई है। JKFSL चीनी के कारोबार को क्यों बेचा, गन्ने का कारोबार बेचने के लिए क्या कहीं भी इश्तिहार किया। एफआईए का अली तरीन से सवाल, कितने मुमकिन खरीदारों ने कमेटी से रब्ता किया और क्या कीमत लगाई। कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक JKFSL को 2013 में 326 मिलियन का नुकसान हुआ।
जबकि FIA नुकसान के बावजूद गन्ने का कारोबार कई गुना ज्यादा कीमत पर JDW को बेचा गया। FIA गन्ने का कारोबार बेचने की कीमत 4.35 अरब रुपए कैसे लगाएगी? दस्तावेज दें। अली तरीन से सवाल। JKFSL ने 4.35 अरब रुपए कहां से इस्तेमाल किए? मनी ट्रेल भी दें। अब देखना यह है कि अली तरीन और जंगीर तरीन जो कि पहले भी पेश नहीं हुए थे और अदालत से उन्होंने अबूरी जमानत करवा रखी है, आज वो पेश होते हैं या नहीं? जो FIA ज़राए का यही कहना है कि अगर वो पेश भी हुए तो 3 से 4 बजे के दरमियान वो पेश होंगे, जिसके इम्कानात कम है कि वो अपने जो मैनेजर हैं उनको भी भेज सकते हैं। ताहम देखना ये है कि वो आज पेश होकर तमाम सवालों का जवाब देते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया बाबर खान इस हवाले से तफसीलात फराहम करने का। ख़वातीन और हज़रात, आम खबर, जहांगीर तरीन को 2 और अली तरीन को 1 केस में तफ्तीश के लिए तलब किया गया था। अदालत ने उनसे जो सवाल किए आपने वो मुलाहिजा किए। अभी बाबर खान इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फिलहाल जनाब आपकी, जैसे कि मैंने शो के आगाज़ में कहा था, मदिहा हमने क्या कहा था आगाज़ में? हमने कहा था जी आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बेस्ट जिम्नास्टिक गर्ल से, और ये बात करना चाह रहे थे कि भाई हौसला और चाहत होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, बड़े से बड़ा मार्का आप अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल जनाब। और आज जो इंतहाई खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनको उनका तारुफ कराते हुए खुशी हो रही है। जनाब कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी से इनका ताल्लुक है और इन्होंने, इनके पास वसाइल काम है महदूद है और एक और बड़ा मसला भी है, और वो मसला है जनाब कि इनके पास वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, वो जो बुनियादी शनाख्त के कागजात होते हैं जो कि ट्रैवल करने के लिए या पाकिस्तान में सेहत, रफ़ाए आमा, तालीम, किसी भी फैसिलिटी के असूल के लिए दरकार होते हैं, इवन फोन कनेक्शन से लेके गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन तक, वो उनके पास मौजूद नहीं। और अगर ये फैसिलिटीज इनके पास होती तो अभी वो मुकाबला जो कि इन्होंने ऑनलाइन चीयरलीडिंग का जीता है, तो हो सकता है कि वे वहां जाकर जीत कर आती। अब आपको बताते चले कि रूस की जानिब से हुआ जी एक बैनुल-अक़वामी मुकाबला, ऑनलाइन मुकाबला था, जिसमें किरण और उनकी टीम गुज़िश्ता 4 बरसों से इंटर स्कूल जिम्नास्टिक मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल करी थी। सोनिया है जनाब, और सोनिया के साथ हमारे साथ किरण मौजूद है, और साथ में जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इन बच्चों को इतना अच्छा ट्रेन किया है और जो इन बच्चियों को इतने कमाल प्लेटफॉर्म पे लेकर आई हैं, उसकी रूहें रवां हमारे साथ ताहिरा हसन साहिबा भी मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अच्छा, आप हैं सोनिया जनाब और आप हैं किरण, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बेटा बताओ कब हुआ था ये कॉम्पिटिशन? हाँ, ऑनलाइन वाला तुम बता दो। चीयर लीडिंग। सही। मैं ताहिरा साहब आपसे जानना चाहूंगी, मैंने ब्रेक में बड़ी गप्पे मारी, बच्ची थोड़ी इजी हो जाए, कब कंपटीशन हुआ, इस कंपटीशन के बारे में बताइएगा। चीयर लीडिंग का कंपटीशन तो अभी कोविड के दौरान हुआ, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह का इंटरनेशनल कंपटीशन जहां हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, उसके मौके हमें नहीं मिलते। जैसे आपने हाईलाइट खुद ही किया कि वो मौके ना मिलने की वजह ये है कि हमारे पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। पिछले 4 साल से हम इंटर स्कूल कराची में जीतते रहे हैं, सारी पोजीशंस हमारी आती रही हैं। किरण बेस्ट गर्ल जिम्नास्ट जीत चुकी है, सोनिया इस साल जीती है, और लड़कियां हैं जो पिछले सालों में जीतती रही हैं। तो जो ऑनलाइन से फ़ायदा ये हुआ कि हम उसमें हिस्सा ले पाए, और उस हिस्से लेने से ये पता लगा कि हमारी टीम ऐसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकती है। टैलेंट ऐसा मौजूद है, वो पता चला, देखें जी बिल्कुल। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है और बड़ी खुशी की बात भी है। अच्छा, मैं आप सोनिया आपसे जानना चाहूँगा, कब से कर रही हैं जिम्नास्टिक, कितना अर्सा हो गया? 5 साल से 5 साल से कर रही है, किसी को पता ना चले। और आप कब से कर रही हैं जनाब? पिछले 4 साल से। 4 साल से। और इन 4-5 सालों में कोई दोस्ती हुई है आपस में, या मुकाबले में रेस लगी रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती है? जी नहीं, ये पता चल रहा है कि लड़ाइयाँ बहुत होती है। जो मुस्कुरा रही है ऐसा कि नहीं? जहाँ लड़ाई होती है वहाँ दोस्ती होती है। अच्छा, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ दोस्ती होती है। अच्छा, मुझे बताइए, अपने वजन से भी बच्चों, आप लोगों ने कई सारा भारी तो मेडल्स पहने हुए, आप बताओ किरण आपने कितने मेडल जीते हुए, और सोनिया आपने कितने मेडल जीते हैं? मैंने 5। उसमें से गोल्ड कितने और सिल्वर कितने हैं? गोल्ड गोल्ड कितने? 1 2 4 गोल्ड हैं, 4 गोल्ड, 1 सिल्वर है, 1 बेस्ट जिम्नास्ट का कप है। और आप छोटू? 7। ये सिल्वर वाली है, इसके पास सिल्वर ज्यादा है। इस साल इसने नहीं, इस साल सोनिया ने क्लीन स्वीप किया है, यानी कि 5-6 मेडल्स ये लेके गई है, बेस्ट गर्ल जिम्नास्ट भी ये लेके गई है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे
آپ نے جیسے ہم ابھی جب ان کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے تو ایک پرابلم سامنے آیا جناب آئیڈینٹی ڈاکیومنٹس کا نہ ہونا. یہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی بار کراچی تشریف لائے تھے تو انہوں نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی کہ جناب وہ لوگ جو کراچی میں عرصہ دراز سے مقیم ہیں وہ ان کے پاس آئیڈینٹی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, ان کو شناخت ملنی چاہیے. کیا پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں چیلنجز اس میں بہت ہیں. جو ایک سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قانونی طور پہ جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کو شناخت کا حق ہے, اس کو سٹیزنشپ, وہ آپ کے سٹیزنشپ ایکٹ میں موجود ہے. دوسرا یہ کہ 1971 کے بعد جو بنگالی سپیکنگ لوگ آپ کے پاس پاکستان میں تھے ان کا بھی آئیڈینٹی پروسیس کا لا موجود ہے اور وہ پروسیس موجود ہے. تو مسئلہ آتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں, قانون کی امپلیمنٹیشن میں, جس کی وجہ سے ان بچوں کی زندگیاں اور بہت سے اور بچے ہیں جن کی زندگیاں امپیکٹ ہوتی ہیں. آپ اپنا میٹرک کا ایگزامینیشن نہیں دے سکتے وداؤٹ اے بے فارم. بالکل. تو آئی مین ان کا تو ایک چیلنج ہے کہ بھی ہمیں انٹرنیشنل کھیلنا ہے, ہم نیشنل کھیلنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تعلیم آپ لے لیں, صحت لے لیں, کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور ایکسیل کرنے کے لیے یہ ایک چیز ہے جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہمارا. بالکل مطلب ملک کا بھی بڑا ایک طرح سے لاس ہوگا کہ اگر اتنا ہمارے پاس کمال قسم کا ٹیلنٹ ہے اور ان کے پاس آئیڈینٹی نہیں ہے کہ جو کہ ملک سے باہر جا کے پاکستان کا نام مزید روشن کر سکیں. تو یہ پروسیس کیا آپ لوگوں نے شروع بھی کروایا ہے, ابھی ایب سے کچھ کام اس پہ ہو رہا ہے؟ جی ہم کافی سال ہو گئے ہمیں اس پہ کام کرتے ہوئے, اور ہم لوگوں کا جو آرگنائزیشن ہے وہ لیگل رائٹس پہ بھی کام کرتی ہے آئیڈینٹی ایشوز کے. اس میں ہم لوگ بات چیت بھی کر رہے ہیں. ان کی چونکہ برتھ رائٹ بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہم پروسیس میں اپلائی کیا ہوا ہے. دیکھیں امید ہمیں یہ ہے کہ ان کا ٹیلنٹ دیکھتے ہوئے اور کچھ نہیں تو شاید نتائج جو ہیں وہ اچھے ہوں گے, بیکاز 1-2 سال اور ہیں, 3 سال, آئی مین ان کو 4 سال 5 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. ہم امید کرتے ہیں شیری مزاری صاحبہ اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوں گی تو یقیناً جناب یہ ایک ایسا معاملہ جو خالصتاً آپ کے پاس آنا چاہیے اور ان بچیوں کا معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, اس تمام پاپولیشن کو. اچھا اب میں کرن آپ سے جاننا چاہوں گا, صرف جمناسٹک میں آپ کا جو ہے وہ زیادہ رجحان ہے یا اور کوئی اسپورٹس یا چیزوں میں بھی زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے؟ پڑھائی میں بھی زیادہ انٹرسٹ دیتی ہے اور جمناسٹک میں بھی زیادہ. اچھا پڑھائی میں کیا پسند, کیا کرنا چاہ رہی ہیں پڑھائی میں کیا کرنا؟ کون سا سبجیکٹ آپ کو اچھا لگتا ہے بیٹا؟ انگلش. کیا بننا کیا چاہتے ہو؟ یہ جمناسٹک کوچ. جمناسٹک کوچ بننا چاہتے ہو, اور آپ بھی جمناسٹک کوچ بننا چاہتے ہو, ٹرین کرنا چاہتے ہو؟ جی. اچھا کیا بات ہے. مجھے بتاؤ کتنا آپ اپنا خیال کیسے رکھتی ہو, مطلب جمناسٹک کے بچوں کی تو غذائیں بھی اور ہوتی ہیں, ان کی ایکسرسائز وغیرہ بھی ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. آپ سے شروع کرتی ہوں کرن, آپ کیسے خیال رکھتی ہو, کیا کرتی ہو سارا دن؟ جمناسٹک میں ہاں کھاتی پیتی کیا ہو یہ تو بتاؤ نا. یہ تو بتاؤ. رات کو دودھ اور انڈا کھاتی ہوں. 2 رن لگاتی ہو؟ دودھ انڈا کھاتی ہو. اتنا آہستہ بول رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہاں اور صبح کو وہ ناشتہ کھا کے انڈا کا وہ جو ہے نا وہ کھا کے جاتی ہوں. اچھا پھر جمناسٹک کرتی ہوں. کتنے گھنٹے تیاری کرتی 2 گھنٹے. 2 گھنٹے جمناسٹک کرتی ہو, کیا بات ہے. اور 2 گھنٹے کے بعد پھر کیا, مطلب پھر تھک جاتی ہو یا پھر دوبارہ چارج ہو جاتی ہو, یعنی اب مزید کرنی ہے؟ 2 گھنٹے کے بعد پھر پڑھائی کرتے ہیں. پڑھائی کے بعد کہاں جاتے ہو یہ بھی بتاؤ. پڑھائی کے بعد مسجد میں جاتی ہوں. ماشاء اللہ, سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. سب چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اور کرن بچے آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ رات کو 1 گلاس دودھ اور 1 ابلا ہوا انڈا روز کھانا پڑتا ہے اور فروٹ بھی کھانا پڑتا ہے. جمناسٹک میں تو بچوں بہت بڑی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. گھر پہ تو آپ لوگ یہ کر ہی نہیں سکتے ہوگے, یا پھر گھر میں بھی آپ نے کوئی نکال لی ہے, کوئی جگاڑ نکال لیا ہے آپ؟ نہیں, ہمارے گھر سین بہت بڑی ہے. سین میں ہو رہی ہے پریکٹس. امیزنگ جناب, تھینک یو سو مچ جی. سونیا, کرن, طاہرہ صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اینڈ وی آر سو پراؤڈ ٹو ہیو یو. تھینک یو, وی آر سو آنرڈ ٹو ہیو یو. اور بڑی اچھی بات ہے جناب کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور ایسے مطلب ناممکنات میں سے ٹیلنٹ سامنے آتا ہے جہاں محدود وسائل ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹیلنٹ عالمی طور پہ خود کو منواتا ہے. وی آر سو پراؤڈ ٹو ہیو. Our daughters, our girls are making us proud every other day. بہت شکریہ جی آپ تینوں کا یہاں پہ آنے کا. اب آگے بریک لے لیں, چھوٹی سی بات. میرے خیال میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ذرا بات کریں گے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے. آپ میں چاہے جتنی مرضی احتیاط کر لیں, ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں, لوگوں کے ساتھ کم سے کم انٹریکشن کر لیں, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ہم یہ کرونا وائرس جو ہے یہ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. ایسے ٹائم میں آپ سوچیں ان ڈاکٹرز کے بارے میں جو کہ ٹراما سینٹرز میں کام کرے ہیں, جو کہ مستقل ایک کانٹیکٹ میں ہے ان مریضوں سے, ان پیشنٹس میں جنہوں نے کووڈ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے. نہ صرف اس کو کانٹریکٹ کیا ہوا بلکہ اس کی
सिवियर कंडीशन से भी गुजर रहे हैं, तो डॉक्टर्स के लिए कितना मुश्किल है शफात अपने आप को सेफ रखना। कोरोना वायरस की थर्ड वेव के हवाले से इतना बताते चलें, आज भी 105 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एनसीओसी के आदाद शुमार के मुताबिक जहां वहां हुए हैं। पॉजिटिविटी की शरह 10% से ऊपर है। बात करें अगर एक दिन में पॉजिटिव आने वाले केसेस की, तो वो अब भी 5,500 के लगभग है, जो कि अब तक नहीं हुआ था पाकिस्तान में। ये तीसरी वेव आई है, लेकिन मुसलसल इतने दिन तक 5,000 से ज्यादा केसेस कौन है ये अभी तक सामने नहीं आया था। इसमें सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारा वो हॉस्पिटल का स्टाफ, वो डॉक्टर्स हैं जो कि ट्रॉमा सेंटर्स में मौजूद हैं, वो कैजुअलिटीज में या इमरजेंसी में मौजूद हैं, जिनको मरीज का इलाज करना ही करना है। बिल्कुल शफात, हम तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो मसीहा हैं और उनको हेल्प आउट करना है। इसी वाले से बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद साहब जो हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर SMBB हम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा, हमारे साथ तो मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि जो कोरोना की जो थर्ड वेव ने जिस तरीके से हमें हिट किया और जितनी खतरनाक और खौफनाक ही साबित होती जा रही है, ट्रॉमा सेंटर्स में क्या हालात देख रहे हैं अभी सर? जी फर्स्ट सेकंड वेव हमने बहुत बुरी तरह से फेस की थी, और थर्ड वेव भी अब मेरा ख्याल है कि मुल्क के शुमाली हिस्सों में तो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ उसने अटैक किया है, और ये जिस तरह का वायरस है ये ज़्यादा विरुलेंट भी है और इसकी स्प्रेड भी ज़्यादा है। सही। और एदाद व शुमार जैसे आपने अभी बताया, तो डेफिनेटली 10% का पॉजिटिव रेशो, 5,000 डेली पॉजिटिव केसेस का आ जाना, और डेथ का रेशो भी 100 से ज़्यादा है पर डे, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। और हम बीइंग ए हेल्थ वर्कर, और ख़ास तौर पर जो ट्रामा से रिलेटेड हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने एनी हाउ पेशेंट्स को अटेंड करना ही करना है। हम बहुत एहतियात करते हैं, जो SOPs हैं उसको फॉलो भी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, 51 डॉक्टर्स वहाँ पे अब तक फौत हो चुके हैं। इस्लामाबाद की पिम्स की बात करें, वहाँ पे डॉक्टर्स अपनी जाने जो है वो गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है जो कि आप लोगों ने अपने कांधों पर उठाई है। हुकूमत की तरफ से कितना ताउन है? सिंध में जो मैं बात करूं हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो काफ़ी एक्टिव रोल है उनका। वैक्सीनेशन के हवाले से भी उनके बहुत ही आला इंतजाम थे, और हेल्थ वर्कर सारे तकरीबन उन्होंने बड़ी हद तक जो है, खुद किसी ने न कराई हो तो अलहदा बात है, लेकिन वैक्सीनेशन अवेलेबल थी, उन्हें मोटिवेट भी किया गया, उन्हें इंस्ट्रक्ट भी किया गया। और मैं अपने ट्रामा सेंटर की बात करूं तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जितने भी हैं, इवन हमारे सपोर्ट स्टाफ भी सारे वैक्सीनेट हुए हैं। सही। और ये एक लिहाज से एक बड़ी बैरियर है और बड़ा एक शील्ड है हमारे लिए काम करने तो के लिए। ये नहीं कि हुकूमत किसी हद तक तावन भी करी है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब सर बताएं, ये तो NCOC की जो आदाद शुमार आते हैं, ये तो वो लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनके बारे में कंफर्म हो चुका है, लेकिन आपके सामने जो ट्रॉमा सेंटर में शख्स आ रहा है, यू डोंट नो कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं। तो ये कैसे तयन होता है कि ये शख्स जो सामने आ रहा है ये कोविड एक्सपोज्ड है, कोविड पॉजिटिव है, ट्रॉमा में है, किस सिचुएशन? जी, हम कोशिश ये करते हैं कि हर आने वाले पेशेंट को हम लेते हैं कि शायद कोरोना पॉजिटिव हो, सस्पेक्ट करके लेते हैं उसको। और हमारे अपने डॉक्टर्स को हमने कोशिश की है कि तमाम PPEs और तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्हें फ़राहम की जाएं, और हम कर रहे हैं उन्हें फ़राहम। उसके बाद उस पेशेंट को डेफिनेटली फुली ट्रामाटाइज पेशेंट्स आते हैं, तो हमने तो फोकस उसके ट्रीटमेंट को पहले करना है, उसे स्टेबलाइज करना है। जैसे कोई भी आपके पास ऐसा मरीज आ जाए कथा कलामी के मास्टर डॉक्टर साहब के, जो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको ब्लीडिंग को भी रोकना है, बजाय कि हम पहले ये जाएं कि जिसका कोरोना टेस्ट किया जाए, वो आप लोगों को नहीं, हम पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं। पेशेंट वंस स्टेबलाइज, फिर हम उसकी अदर टेस्ट पे जाते हैं। कोरोना टेस्ट हम विदिन 2-3 आवर्स उसका बेज ज़रूर देते हैं, और सेम डे हमें रिजल्ट भी मिल जाता है। और उनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, जो ट्रीटिंग सब स्पेशलिटीज़ हैं, उनको हम बुला के वो भी सारे अपने SOPs के साथ उन्हें देखते हैं। पेशेंट्स को डेफिनेटली हमें कभी कभार ऑपरेशन थिएटर में भी ले जाना पड़ता है इमीडिएटली विदिन आवर्स, क्योंकि डाइंग अगर इमरजेंसीज हैं तो हम रोक नहीं सकते हैं। और ट्रामा हमारा फुल फ्लेज, हमने अपनी पूरी सर्विसेज जो हैं, बीच में 2-3 माह का ऐसा पीरियड आया था कि सर्विसेज मुतासिर हुई थी, लेकिन इस वक्त हम अपनी पूरे रिसोर्सेज के साथ उसको फुली फंक्शनल किए हुए हैं, और उसको जो भी पेशेंट आता है उसको हम बाकायदा ट्रीट करते हैं। उसमें रिस्क हमें है हमारे लोगों को। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, पहले जो हमने देखा कि पहले जो फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में जो सिम्टम्स थे, और जिसके बाद जो लोगों को शिकायत थी, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, तो वो कहते थे जी हमारे लंग्स मुतासर हो रहे हैं, नमूनिया डेवलप हो गया है, और सांस की। उसके बाद बहुत से लोग कार्डियक अरेस्ट के बाद में देखा कि ज़्यादा, पहली दूसरी वेव के बाद ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट के केसेस देखे।
अभी जो थर्ड वेव का सबसे ज्यादा आप क्या नुकसान देख रहे हैं, लोग क्या शिकायत कर रहे होते हैं आपके पास जब थर्ड आते हैं? वेव का एक्चुअल बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सिम्टम लेस रहते हैं काफ़ी अरसा, और फिर अचानक से जब उनके सीवियर सिम्टम के साथ डिस्नेक और लंग्स उनका जो है ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो वो देखने में आ रहा है। ये तो बहुत dangerous है अगर पहले symptoms हैं। हाँ, ये जो इसकी म्यूटेशन या वेरिएंट है, ये ज़्यादा जो है शदीद है और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है लोगों के लिए। और जब तक सिम्टम्स लोगों में आएँ या लोग समझें उसको, तब तक जो है कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। और हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा शदीद सिम्टम्स के साथ, ज़्यादा शदीद ख़राब कंडीशन के साथ आ रहे हैं। बहरहाल उनको हम देख रहे मैं हैं। चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम मौका है कि जो मरीजों के साथ जो उनके लवाहिकीन आते हैं उनको भी ज़रा हम अपील करें, क्योंकि ख़ास तौर पे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें तो मरीज से ज़्यादा जो उसके साथ आने वाले जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं उनको काबू करना आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और वो एक्चुअल लाजमी बात है, आपको पता है हमारी ट्रेडिशंस हैं, फैमिली जॉइंट्स हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें होता है, और वो अपने प्यारों के लिए डेफिनेटली फ़िक्रमंद और वरीड होते हैं। तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाज़ दफ़ा उन्हें समझाना, रोकना। अलदो कि हम कोशिश कितने लोग आने चाहिए एक मरीज के साथ? नहीं आना चाहिए कोविड के साथ। नहीं आना चाहिए इतना, एक, डॉक्टर एक अटेंडेंट काफी है, एक क्योंकि अटेंडेंट यहाँ तो पूरा टब्बर आ जाता है। जी हाँ, पूरा टब्बर आ जाता है। एक अटेंडेंट भी आए तो वो SOPs का ख्याल करते हुए जहाँ हॉस्पिटल उसे असाइन करें वहीं मौजूद हो, ना कि वो इवन ICU तक में भी चले जाते हैं लोग बाज़ दफ़ा। और उनको यहाँ रोकते ये हो रोकते सकता है डॉक्टर साहब कि ये जो अटेंडेंट होना ना सिर्फ ये कि खुद भी वायरस कैरी कर सकते हैं, बल्कि जो Exactly. बाकी घर में जो although कि हमारे जो उनके लिए ICUs खतरा हैं बन वो सकते हैं। नेगेटिव प्रेशर्स के साथ हैं, तो बहुत सेफ हैं, लेकिन फिर भी कैरी कर सकता है वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में एक बार फिर, और तमाम नौजवान इस पासे थोड़ा सा टीवी के नजदीक आ जाए, वॉल्यूम बढ़ा ले, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। और इस हवाले से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं क्रिप्टो का नाम पाकिस्तान में जैसे ही आता है तो वकार ज़का साथ में फ्री मिलता है। एग्जैक्टली वकार ज़का ऐसा लग रहा है अगर, और लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे बिटकॉइन शायद बाकी कोई कॉइन होगा जिसमें वकार ज़का की तस्वीर लगी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट यस, पाकिस्तान में बिटकॉइन का जो कल्चर है, जब इस बारे से सबसे पहले बात भी जो की वो वकार ज़का ने की, और फिर वकार ज़का ने भी कहा कि बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। दुनिया जहान में लोगों ने बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा कमाया है, और किस तरीके से आगे भी जैसे टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है ना, तो अब हम भी एक तरीके से ना मतलब नेगेटिव कैश से, यानी कि जो हमारे हाथ में होता है हमसे पॉजिटिव कैश की तरफ जाना है, इस हवाले से बात करेंगे। और साथ में शफात, आज जनाब हमने हमारे जो मेट्रिक के तलबा हैं, जो इंटर के तलबा हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान और कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ मदियाबाजी कुछ करें, हमारे पेपर आप मनसूख कराएं। तो मतलब बंदा पूछे क्यों आपने, क्यों ही सारा साल तो आप तो घर बैठे थे, कि बाहर भी नहीं गए, खेले भी नहीं, पढ़ा क्यों नहीं आपने? वो कहते हैं जी जो इंटरनल हमारी रैंकिंग हुई है ना, उसी हिसाब से हमारे एग्जाम्स होने चाहिए। अच्छा, इन्होंने ये सारी टिकटॉक पे वीडियोस भी खूब बनाई हैं, पढ़ा नहीं है पर, लेकिन मैं बड़ी नाराज हूँ आप लोगों से। इस हवाले से भी बात करते हैं जनाब, मगर सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। दुनिया भर में डिजिटल करेंसी की दौड़, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी बनाने के लिए इकदाम का आगाज, खैबर पख्तूनख्वा में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग फॉर्म बनाने का मंसूबा। मैट्रिक और इंटर के तलबा ना हो परेशान, इम्तिहानात की तैयारी मोबाइल ऐप ने कर दिया आसान। लेक्चर्स, वीडियो और 2.5 लाख सवाल और जवाब पर मबनी मुफ्त ऐप डाउनलोड की जा सकती है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का रमजान पैकेज का ऐलान, चीनी, आटा, दालें, बेसन सस्ता मिलेगा। मशरूबात, चाय समेत मुख्तलिफ अशिया पर भी रियायत होगी। नौजवानों पर मनफी असरात आ रहे हैं वीडियो गेम्स के। 2 नौजवानों ने साथ PUBG खेलने वाली लड़की को अगवा कर लिया, मुलजमान गिरफ्तार, लड़की बाजियाब। तो अब जनाब सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से। क्रिप्टो करेंसी होती क्या है जनाब? क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ये एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, जिसको वकार ज़का अपने लेक्चर्स में जो है वो आपको अपनी वीडियोस में समझाते भी रहते हैं। आसान भाषा में जितना हमें समझ में आया वो आपको बताते चले कि जनाब एक होती है आपकी नॉर्मल करेंसी, जो आपकी नॉर्मल बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें आप अकाउंट टू अकाउंट डील करते हैं और बैंक उसमें जो है वो मॉडरेटर का किरदार अदा करता है। लेकिन क्रिप्टो में आप
जो एंड टू एंड है, यूजर टू यूजर डील करते हैं, और उसमें आपके पास जो आप जो जिसको भेज रहे हैं पैसे, जिस अकाउंट को भेज रहे हैं उसको आपको वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, एक आईडी के जरिए दोनों का ताल्लुक जुड़ा रहता है। और ये सारा प्रोसेस होता है वाया ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन आसान भाषा में समझा दें, इट्स अ सीरीज ऑफ हार्ड ड्राइव्स जिसमें से डेटा डिलीट करने अब पॉसिबल ये है। आसान भाषा थी तो मुश्किल भाषा क्या होगी शफात? इस हवाले से जो वर्चुअल करेंसी है, मुझे लगता है कि जितनी खवातीन भी आज हमें देख रही हैं उनको भी इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है वकार ज़का। तो वकार से पूछेंगे कि एग्जैक्टली ये बिटकॉइन है क्या? अस्सलाम वालेकुम वकार, वेलकम टू बाखबर सवेरा। वकार ये बताएगा ये क्या है बिटकॉइन, ये जो हम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं? शफात ने तो हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे और आसान तरीके से बता दें क्या चीज़ है भाई, हाउ डज इट फंक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सारी ARY फैमिली को और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है उस हंसी मजाक में और ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताया जाए, ताकि ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी हाउसवाइफ्स के लिए, ख़वातीन के लिए। और मेरा मानना है बापर्दा ख़वातीन घर से बैठ के इससे पैसे बहुत आराम से कमा सकती हैं, और इसको समझना इतना ही ज़रूरी है। अगर आप सूद फ्री निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं तो ये सूद फ्री निज़ाम की तरफ लेके जा रही है, पहली चीज़ तो ये है। तो इसके अंदर समझने के लिए मैं चाहता हूँ, मैं सवालात करता हूँ आपसे, आप जल्दी जवाब देते जाए, ठीक है? ताकि लोग जितने लोग, हाँ, जरा क्रॉस क्योंकि वाज़ दफा जब ये बात हो रही होती है ना, ब्लॉक चेन, मैथमेटिकल इक्वेशन, लोग कहते हैं आबा जाबा खत्म, सब बात खत्म हो जाती है। खवातीन भाग जाती हैं, वो कहती है भाई ये हमारा ये नहीं है। तो अब जितनी खवातीन देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, प्लीज इस चीज को जितना जल्दी समझ सकते हैं वो समझिए, और इसको इसलिए समझिए कि कल को जो है अगर इसमें सब काम कर रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम होगी। मुझे ये बताएं आप दोनों, बार्टर होता था एक जमाने में, यानी गाय देख के बकरी ले लो, बकरी लेके गाय ले लो, सही है? उसमें गोल्ड आया। गोल्ड कौन लेकर आया? मजहब लेकर आया, कोई बंदा लेकर आया, कोई तंजीम लेकर आई? जितने व्यूअर्स हैं वो भी जरा सोच के बताएं, गोल्ड कौन लेकर आया? गोल्ड मेरे ख्याल में हुकूमतें लेके आई। नहीं सर, हुकूमत थी नहीं उस वक्त। एक बंदे ने, किसी अमजद शकूर ने आके बोला भाई मैं गाय दे के बकरी नहीं लूंगा, ये बीच में कोई और चीज रखो। तो उसने लाके एक पत्थर रखा और पत्थर को बोला भाई ये चमकती हुई चीज है, सब बिलीव कर लो। हुकूमत, कोई रोमन एम्पायर, कोई मुसलमान, कोई सोना नहीं लेकर आया। ये शुरू में किसी बंदे ने कहा भाई कमोडिटी कोई बीच में रखो, ताकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, भाई मुझे दूध की जगह गंदुम नहीं चाहिए। तो जो बिलीव था उस पत्थर पे सबका, वो बढ़ता चला गया। वो पत्थर जो है वो सोने के बाद ही हुकूमतों ने बोला भाई अब इनका सोना कैसे ले हम, क्योंकि कीमती चीज तो इनके पास है। हुकूमतों ने निकाली पेपर करेंसी और कहा कि जितना हम पेपर करेंसी अपने पास प्रिंट कर रहे हैं इतना ही हमारे पास गोल्ड है। लोगों ने बोला आप झूठ बोल रहे हैं, आप शैतान हैं, आप हमसे ये ले लेंगे सामान, हम नहीं देंगे आपको गोल्ड। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने क्या किया कि कहा कि भाई मुझे सारा गोल्ड दो वरना सबको जेल में डालेंगे। सबने उठा के फिर गोल्ड दिया। अब 1972 में हुकूमतों ने बोला भाई गोल्ड वोल्ड कोई नहीं है, प्रिंटर लगा हुआ है स्टेट बैंक के पास और हमारे अमेरिका में, और हम सिर्फ नोट प्रिंट करेंगे, गोल्ड वोल्ड नहीं है हमारे पास। तो जो पेपर करेंसी थी जब वो बढ़ती गई इस तरह, तो महंगाई बढ़ती गई। पीछे तो कुछ था नहीं। हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से 2008 में रिसेशन आया, किसी अमजद की नौकरी चली गई, किसी रुकैया के पैसे खराब हो गए। सबने कहा कि भाई हम तो अपना काम सही से कर रहे थे, हम क्यों बाहर हो गए, हमारी नौकरियां क्यों चली गई? ऐसे ही हुआ था। तो वो जो नौकरियां गई, तो 2008 में इंटरनेट की दुनिया के लोगों ने सोचा कि भाई जो गोल्ड की क्वालिटीज हैं हमें वो चाहिए और हुकूमत का कंट्रोल नहीं चाहिए। हुकूमत मॉनिटरिंग कर सकती है, यानी कंट्रोल हमारा होना चाहिए, हमारी करेंसी हमारे हाथ में होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे हाथ में होना चाहिए। और जिस तरह गोल्ड के पीछे कोई नहीं था, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के पीछे कोई नहीं, लेकिन इसको करेंसी कहना गलत है, क्योंकि देखिए करेंसी खुद ट्रांसफर तो नहीं होती, उसके लिए तो थर्ड पार्टी चाहिए। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, जो नोट आपका होता है, नोट के ऊपर एक स्पेसिफिक कोड लिखा होता है ना, एक कोड है, वो कोड है ये। और ये इसी तरह जैसे गोल्ड पे उस जमाने में बिलीव कर लिया सबने, अब इसी तरह सारे लोग इस पे यकीन करते जा रहे हैं कि हाँ ये देकर हम कुछ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ये डिजिटल गोल्ड है। तो डिजिटल गोल्ड होने की वजह से सब लोग अपना गोल्ड से पैसा निकालकर इस तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल समझ में आती है बात, बिल्कुल समझ में आता है। वकार भाई सवाल है, जो लोग जरा 19-20 इस बारे में थोड़ी सी जानकारी रख गए हैं, वो कहते हैं भाई ये करेंसी तो एक ऐप है, ऐप किसी हार्ड ड्राइव में होगी, किसी हार्ड डिस्क में होगी, कल को वो हार्ड ड्राइव वोल्टेज ऊपर नीचे हो गई, वो हार्ड ड्राइव उड़ गई, मेरे तो पैसे खत्म हो गए। ये जरा बताइएगा कि वो जो क्रिप्टो करेंसी है महफूज कैसे? अच्छा, ये इसके बारे में कुछ बहुत ही गलत किस्म की अफवाहें हैं कि अगर इसकी हार्ड ड्राइव उड़ गई या इसका कोई प्रॉब्लम हो गई। देखें, इसी तरह ये कहा जा रहा है कि गोल्ड जो है वो मेरे घर से कोई आके उठा के लेके जाएगा तो चोरी होगा। आपके फेसबुक का पासवर्ड आपको पता है,
अगर आपके किसी जानने वाले को या भाभी को पता हो तो वो अगर पासवर्ड आपका हैक कर लें तो अलग बात है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपका पासवर्ड किसी को पता है तो वो आपके कॉइन निकाल सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन की खूबसूरती ये है कि आज मैं कहता हूं जी कि पीटीए को हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं कि जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कहां से कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो सारा आपके पास रिकॉर्ड पे होगा। वकार ये बताएं, हाउ कैन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट? मैं शुरू कैसे कर सकती हूँ कि जैसे अगर मुझ जैसी कोई और भी कोई शख्स कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। आप दोनों जो है जरा शो के बाद जो है व्हाट्सएप पे आ जाए, तो मैं आप लोगों को आज बताना शुरू करता हूं और बहुत आराम से आप सीख जाएंगे। लेकिन इसका एक और आसान तरीका मैंने ये कर दिया कि 5 साल से हम बताए जा रहे थे, अच्छा क्रिप्टो महंगी है, क्रिप्टो सीखना, क्रिप्टो के कोर्सेज YouTube पे समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि कंप्यूटर के लोग बता रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं यार हमें बेसिक कंप्यूटर का नहीं पता, अब हम ये इसमें पढ़े। हमने आसान ये कर दिया कि मेरा फेसबुक पेज है facebook.com/वकारज़का, वहां पाए, वहां बिकम सपोर्टर लिखा है, वहां से आप सीख सकते हैं। और पहला एक्सपेरिमेंट आप दोनों के साथ करते हैं। इसको देखिए, सीखना इतना जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में इमरान खान का एक ट्वीट, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इमरान खान का एक ट्वीट क्रिप्टो की वजह से $1 मिलियन का बिकवा सकता हूं अभी। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाने के लिए इससे बेहतर प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकती कि पाकिस्तान अपनी क्रिप्टो लॉन्च करे और उसके थ्रू रेवेन्यू है। अब मैं चैलेंज करता हूं सारे पॉलिटिशियंस को, बिलावल भुट्टो से लेकर मरियम नवाज तक, कि जितने ये बातें करते हैं, मैंने एक आइडिया दे दिया मुल्क में पैसे लाने के लिए, आपके पास कोई आइडिया है तो आए सामने मेरे। अच्छा, बिल्कुल आइडिया, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। अच्छा मुझे बात बताइए, इस जमाने में जरा स्टेट बैंक ने इस हवाले से एक हिदायत भी जारी की थी और एक कंसर्न है, हुकूमतों का बड़ा जेन्युइन कंसर्न है कि यार क्रिप्टो तो एंड टू एंड है, गफूर और शकूर की आपस की बात है, तो वो इसमें हुकूमत टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी? सवाल है, जवाब दीजिए। जी, इसका बहुत आसान तरीका ये कि ब्लॉकचेन की वजह से रियल टाइम जैसी अमजद और शकूर आपस में कोई भी ट्रेड करेंगे, पीटीए उसी वक्त डेटा ट्रांसफर करेगा एफबीआर के पास और उसी वक्त रियल टाइम टैक्स कट के मिलेगा। हुकूमतें परेशान इसलिए नहीं है कि ये कोई गड़बड़ हो रही है, हुकूमतें परेशान इसलिए है कि आपका बैंक कहता है कि भाई अगर 1 लाख रुपया पड़ा है तो आप 24 आवर्स में सिर्फ 25,000 निकाल सकते हैं या 50, है ना? सही। भाई आपका डेबिट है, आप सारे पैसे क्यों नहीं निकाल सकते? आप, अब मेरी अम्मी है जो आपने मेरे पैसे संभाल के रखे हुए कि 24 घंटे में इतने पैसे निकलेंगे। तो ये जो माफिया जो खराब काम कर रहा है ना, जो बैंक वाला हमारा है, बैंक कह रहा है यार मेरा बैंक मैनेजर की जॉब चली जाएगी, प्रिंटिंग प्रेस खत्म हो जाएगा, मोबाइल बैंक बन जाएगा, तो क्यों आने देंगे? जैसे डाकिया ईमेल को पसंद नहीं करता, इस तरह बैंक बड़े शैतान है, वो पसंद नहीं करते बिटकॉइन। अच्छा ये बताएं वकार, पाकिस्तान में तो खैर पहली ब्लॉकचेन प्रोडक्ट जो है बनाकर मार्केट में पिच भी की हुई है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें, सबसे पहले मेरा मकसद ये होता है कि हुकूमत को अगर कुछ पिच कर रहे हैं ना तो हवा में आइडिया ना हो। तो एक हमने क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की एनएडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ मिलकर बनाई, वो है 10up.io, वो मार्केट में अवेलेबल है। हमने फवाद चौधरी के तरले कर लिए, हमने फेडरल मिनिस्टर के तरले कर लिए, हमने खालिद मकबूल साहब के तरले कर लिए, हमने अमीनुल हक साहब के तरले कर लिए, लेकिन वो इसी तरह कह रहे थे आबा डाबा आबा जाबा, कुछ समझ नहीं आया। तो हमने कहा भाई अब अगर आप इस सीट पे बैठे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि वेनेजुएला ने $735 मिलियन कमाए हैं एक दिन में, सिर्फ ये बोलकर कि हम क्रिप्टो लॉन्च करेंगे। इस वक्त दुनिया में इतने फैनेटिक बैठे हैं कि वो कहते हैं जहां क्रिप्टो की आवाज है, अगर आज इमरान खान कह दें कि ये 10up जो वकारज़का ने क्रिप्टो बनाकर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी और हम कह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, तो इमरान खान साहब $735 मिलियन के इमरान खान साहब की शक्ल पे नहीं आएंगे, ये यूरो बॉन्ड बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज बहुत सारी लोग बिटकॉइन को जानते हैं, $60,000 का एक बिटकॉइन होकर $60,000 हमने जिंदगी में कभी नहीं देखे, हम कैसे खरीद सकते हैं? और भी बहुत सारी जो है ना वो क्रिप्टोज लॉन्च हुई हैं। लोग कहते हैं यार ऐसी कोई क्रिप्टो बताओ जिसमें हम पैसे रख दें, 2 साल के लिए बेगम हो जाए प्लॉट की तरह और 2 साल बाद जाके किसी को बेच दें। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा एक बुनियादी रुझान है, इसमें कैसे हम लोग एडजस्ट हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि 60,000 का बिटकॉइन नहीं है, जैसे सोना जो होता है ना ग्राम्स में ले सकते हैं आप $100 लगाए, आपको किसने कहा कि बिटकॉइन $60,000 का लें? आप $100 का बिटकॉइन लें, वो $100 भी तो इंक्रीज ही होंगे ना अगर ये बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज है कि मैं आपके यहाँ ये बताना चाहूंगा, ये वाली जब बात कोई करता है ना तो लोग कहते हैं हमने खुद नहीं संभालना, कोई हमें आकर कोई बंदा हमें फीका शीका आके बोले कि जी मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो। पूरी कौम दूसरे को इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार है, डबल शाह के इंतजार में बैठी हुई है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर क्रिप्टो करेंसी है, मेरे पास बिटकॉइन है और मैं उससे कोई गोल्ड का सेट खरीदना चाहती हूँ, मैं कोई घड़ी खरीदना चाहती हूँ, मैं परचेज कैसे कर सकती हूँ? अभी आप लिखें गूगल पे लिखिएगा
ट्रैवल, आप हज करने जाना चाहते हैं, आप मियामी में कोई चीज खरीदना चाहते हैं, दुबई में कोई चीज खरीदना चाहते हैं, गोल्ड से लेकर कुछ भी, तो आप अभी अभी गूगल पे लिखें, बिटकॉइन में पे करें, फौरन आपके पास आ जाएगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपया अमेरिका ट्रांसफर करना है तो आपको हवाला हुंडी करनी पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप बिटकॉइन के थ्रू भेजेंगे तो वो व्हाइट मनी होगी, सिर्फ आपके $25 कटेंगे और 1 करोड़ 1 मिनट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बताएं कि वैसे एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है? देखिए इस वक्त जो है 80 तकरीबन 85 लाख के करीब है, और ये तकरीबन आज मेरा ऑन रिकॉर्ड आप ये लिख लीजिए, गोल्ड की मार्केट है $9 ट्रिलियन की, बिटकॉइन और क्रिप्टो की मार्केट $1 ट्रिलियन की हुई है। इसको 9 ट्रिलियन को मैच करना है, तो अगले साल तक एक बिटकॉइन $2 लाख का हो जाएगा, $2 लाख का, क्योंकि गोरे सारा पैसा गोल्ड से उठा के यहाँ लेके जा रहे हैं। और अगर आज इसमें मैं कहता हूं आप दोनों जो है ना 100 रुपए का बिटकॉइन अभी मुझसे ले लें शो के बाद, और रखें। अभी मैं 1000 का ले लेती हूँ, आप 100 की बात करें। अभी इसके बाद में देता हूं, लेकिन सबसे अहम चीज ये कि पाकिस्तान के लिए अमीर होने का सबसे बड़ा मौका ये, चाइना और ईरान इस वक्त लड़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बिटकॉइन हमारे पास आ जाए। मैं चाहता हूं पाकिस्तानी हुकूमत मुझे मौका दे, केपी के गवर्नमेंट ने मौका दिया, लेकिन फेडरल मिनिस्टर हमारे अल्लाह ताला थोड़ा उनको दे थोड़ा सा शऊर इस बारे में कि वो हमें थोड़ा सा मौका दे दें। पाकिस्तान को अमीर होने का सबसे गोल्डन चांस है ये, और ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन होंगे, जैसे गोल्ड होता था ना एक जमाने में, वो मुल्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से कौन रोक रहा है इस वक्त? देखिए अदालत में मैं खुद गया, बगैर वकील के जाके लड़ता रहा, और फाइनली पता चला जी बैन है ही नहीं। ये जो आपने स्टेट बैंक की भी बात बोली, कोई चीज जो डिक्लेयर इलीगल नहीं होती वो लीगल होती है। तो जब बिटकॉइन रखने पे कोई सजा भी होनी चाहिए ना। एफआईए ने इतने लोगों को पकड़ा है, मैं कहता हूं माले गनीमत का बिटकॉइन वॉलेट का है। अमेरिका में अगर किसी के मनी लॉन्ड्रिंग के कॉइन पकड़ते हैं तो माले गनीमत में जाते हैं। हमारे एफआईए साइबर क्राइम वाले पकड़ते हैं, वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। इनसे बोले भाई वो बिटकॉइन तो वापस दे दो, हुकूमत के खजाने में डाल दो। अगर इलीगल पकड़े हुए इस वक्त अरबों रुपए के बिटकॉइन तो एफआईए साइबर क्राइम सबसे अमीर हो चुका है। ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन चोरी हो सकते हैं? जी ये चोरी उसी सूरत में हो सकते हैं कि अगर मुझे आपका पासवर्ड पता है। देखिए अगर संभालना खुद है तो अगर मुझे आपका पासवर्ड पता है तो मैं आपका जो है बिटकॉइन चोरी कर सकता हूं। लेकिन ये उसी तरह है, देखिए जैसे मैंने एक पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझसे कहा वकार साहब आप बिटकॉइन की इतनी बात करते हैं, बिटकॉइन का ऑफिस का है। मैंने कहा सर ऑफिस का नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। कहने का नहीं इसका कोई ना कोई मालिक तो होगा। मैंने कहा नहीं सर कोई मालिक नहीं है। मैंने कहा सर अच्छा आप बताएं इंटरनेट का मालिक कौन है? कहते हैं बड़ा सोचा, उन्होंने कहा बिल गेट्स। तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी बट ठीक है, फिर मेरे ख्याल में फिर बात तय हो जाती है। अच्छा अब जरा वकार लगे हाथों बता दें किस किस्म के क्रिप्टोज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, कौन से क्रिप्टो सस्ते हैं, कौन से महंगे हैं, किन में करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज है नॉन फंजिबल टोकन्स, NFTs। आपने सुना होगा ट्विटर के मालिक ने अपना एक ट्वीट बहुत $million का भेजा, तो NFT को थोड़ा सर्च कर लिया जाए। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में पैनकेक एक शराकत समझे, जैसे इस्लाम में होता है ना कि शराकत है, लॉस भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है। तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट वहां कर दें और आपको मंथली वीकली पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, जैसे हमने KPK में किया है, हाइड्रो पावर के थ्रू अगर आप माइनिंग मशीनें लगाते हैं तो एक तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया क्योंकि हाइड्रो पावर यूज कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ आप जिस जगह पर मशीनें लगा रहे हैं, देखिए इस वक्त 2.5 करोड़ की मशीनें जो है 55 लाख रुपया महीना बना के दे रही है। कोई और बिजनेस नहीं होगा ऐसा। और इसके लिए मैं भूल ना जाऊं, पूरे पाकिस्तान में हर IT मिनिस्टर के पास मैं गया, किसी को घंटा कुछ समझ नहीं आया। सॉरी माजरत, ये अल्फाज गलती से निकल गए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे सदमा हुआ कि फेडरल को भी नहीं पता, लेकिन KPK में ज़ियाउल्लाह बंगस साहब ने ना सिर्फ इस चीज को समझा, KPK गवर्नमेंट वाहिद थी जिसने बोला फौरन लागू किया जाए इसे, बाकी सारे IT मिनिस्टर्स ने इसको वकार के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इतनी अच्छी मिसाल जरूर कायम करे और इतना जरूर कमा के दे कि जो बाकी भी जो सूबे हैं वो उससे सीखे। खैर आगे भी, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इंशाल्लाह वकार आपसे आगे भी सवाल से बात होगी। लेकिन शफात, चोरी इस सूरत में हो सकते हैं आपका पासवर्ड किसी को पता ना हो, तो आपने भी खुद भी पासवर्ड नहीं भूलना। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी वकार ज़कर साहब। इस हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और बड़ा मजा आया है, बड़ी पेस में बहुत सारी बातें पता चल गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सांस लें, चाय का कप पी लें, उसके बाद दोबारा आपसे बात करते हैं। अल्लाह हमारे साथ रहिए। सॉरी अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा था। खरीद लिया आपने बिटकॉइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे आपकी स्किन के हवाले से, स्पेसिफिकली आपके चेहरे के हवाले से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके चेहरा ही सबने देखना होता है। हमने जब गर्मी आई थी तो हमने अब खुद को हाइड्रेट कैसे करें इस हवाले से बात भी कर ली, और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें खानी है, सेहत के लिए करनी है, सब पे बात कर ली। लेकिन इस चेहरे को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे इस बात, क्योंकि आगे गर्मी इतनी आ रही है। फिर जब बाहर निकलेंगे, वो स्पेशली लोग जो बाइक पे बैठते हैं और वो जब बाइक शू करके भगाते हैं
وہ تو بھگا لیتے بائک, لیکن جو پھر لو ان کے منہ پہ آ کے لگتی ہے, کبھی سوچا وہ کیا کرتی ہے منہ کے ساتھ؟ بالکل, وہ لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں جناب ٹی شرٹس پہن کے, جب وہ ٹی شرٹ چینج کرنے جاتے ہیں 2 رنگ کے بازو نکلتے ہیں, بازو کا 3 رنگ کے بھی نکل آتے ہیں, کیونکہ وہ ٹی شرٹ کے آستین کا سائز چینج ہوتا رہتا ہے. تو اپنے منہ کا خیال رکھیں, اپنے چہرے کا, اپنی اسکن کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کسی سے ملنے جائیں تو کہیں نو نہ متھا جن پاڑوں لتا, یہ آپ کون ہے. کیسے خیال رکھنا ہے جناب, اور خاص طور پہ گرمیوں کی ان سپریم قسم کی الٹرا وائلٹ ریز میں آپ نے کیسے اپنی اسکن کو بچانا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امراض جلد ڈاکٹر سیما, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو ذرا بتائیے گا کیسے ہم اپنی اسکن کی حفاظت کر سکتے ہیں اس چلچلاتی دھوپ میں. دیکھیں جیسے اب یہی بات ہو رہی ہے کہ گرمیاں آ گئی ہیں, تو گرمیوں میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی دن لمبے ہو گئے, دن لمبے ہو گئے دیٹ مینس ڈے لائٹ آورز بڑھ گئے, اور جب ڈے لائٹ آورز بڑھ گئے دیٹ مینس کہ سن لائٹ کا ایکسپوجر ٹائم بڑھ گیا ہے. تو اس میں بہت ضروری, اور ہم سب لائک موسٹ آف اس آر ورکنگ, دے ہیو ٹو کمیوٹ, تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ سن بلاک کا استعمال کریں. ابھی آپ سے بھی بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا نہیں ہم تو نہیں یوز کرتے کیونکہ یو نو فار ڈفرینٹ ریزنس, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اسکن کو پروٹیکٹ کریں بائی یوزنگ اے گڈ سن بلاک وچ ہیز اے ریپیئر, بیکاز ایون آفٹر یوزنگ اے سن بلاک آپ کی اسکن میں یو وی لائٹ پھر بھی انفلٹریٹ کرتی ہے اور اسکن کو ڈیمیج کرتی ہے. تو بیسٹ کمبینیشن از ٹو یوز اے سن بلاک وتھ اسکن ریپیئر کریم. فار ایگزامپل جیسے گلو اینڈ لولی ہے, اٹ ہیز اے گڈ کمبینیشن. پلس ابھی مدیحہ سے یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم وہ لگاتے ہیں بیس تو پھر وہ کلر جو ہے ان ایون ہو جاتا ہے. تو یہ گلو اینڈ لولی کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ اٹ ہیز اے لٹل ٹنٹ ان اٹ, تو وہ آپ کو بہت اچھا ایک فنش دیتا ہے, اور اس کے اوپر واٹ ایور یو یوز وڈ کم آؤٹ ریئلی گڈ. بیس کو اچھے طریقے سے ٹریس بھی کر لیتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائے گا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی جو سن بلاک ہے, مت جو لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے, بندوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ بندوں کا سب سے زیادہ دھوپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ بات بھی ضرور کہیے گا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سن بلاک صرف تب لگانا چاہیے جب آپ گھر سے باہر نکلتے, گو کہ گھر میں بھی اگر آپ کچن میں بھی کام کریں تو سن بلاک بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کی. بالکل بہت ضروری ہے کہ آپ, جیسے میں اکثر کہتی ہوں میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, میں کہتی ہوں آپ صبح منہ دھوتے ہو, برش کرتے ہو, اسی کے ساتھ آپ, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاکستان کی لوکیشن ایسی ہے کہ اسپیشلی سمرز میں وہ ڈائریکٹ لائٹ آتی ہے سن سے, تو بہت زیادہ جو یو وی لائٹ ہے اس سے بہت ہی لیتھل, بہت ہی نقصان دہ اثرات آتے ہیں جو ہم کچھ سال کے بعد نوٹس کرتے ہیں. پھر ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے پروٹیکٹ کریں. تو چاہے مین اور ویمن دے شوڈ بوتھ یوز اے سن بلاک, اور جتنا امپورٹنٹ آپ کے لیے ٹوتھ پیسٹ کو یوز کرنا ہے ٹو برش یور ٹیتھ, یو شوڈ یوز اے گڈ سن بلاک ان دا مارننگ. اینڈ اگین میں یہی کہوں گی کہ سن بلاک جس کے ساتھ ریپیئر کریم ہو تو وہ آپ کے لیے ایک بہترین چوائس ہوتی ہے, تاکہ جو آپ کے, جیسے آپ نے ابھی پولیوشن کی بات کی اور وہ سارا کچھ, تو وہ ایک اس کے اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے, جو وائٹامنس منرلس ہوتے ہیں وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو ایسی کمبینیشن جیسے اگین گلو اینڈ لولی میں ہے تو وہ آپ یوز کرو, تو آپ چاہے مین اور ویمن بوتھ شوڈ یوز اٹ. بہت شوڈ یوز, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب ذرا یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مرد کیوں نہیں استعمال کرتے. ایک تو یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ جناب یہ فیشیل ہیئر جو ہے نا یہ ویسے ہی ہمارا ایک قدرتی سن بلاک ہے, ایک چیز, اور دوسرا جب یہاں پہ کوئی چیز لگاتے ہیں تو ایک چپچپاہٹ سی فیل ہوتی ہے, اور اگر اس کے ساتھ کریم میں انوالو کر لیں شاید وہ مزید بڑھ جائے. اس وجہ سے شاید میرے خیال میں بہت سارے مرد میں بھی تو کریم لگانے کی, وہ مدیحہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ موئسچرائزر لگاتی, تو میں نے یہی کہا کہ موئسچرائزر کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایک کمبینیشن یوز کرتے ہو آف سن بلاک اینڈ ریپیئر کریم تو کوئی موئسچرائزر کی ضرورت نہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو کبھی کبھی لوگ بہت زیادہ کوانٹٹی لیتے ہیں جس سے بہت منہ پہ چپچپاہٹ ہوتی ہے, تو یہ آپ تھوڑا سا لے لیں, ایک ڈراپ لے لیں اور اچھی طرح سے ایونلی اسپریڈ کر دیں, اور یہی کہ جو سن ایکسپوزڈ ایریا ہے اس کو اچھی طرح سے لگا لے. ود ان 5 to 10 minutes وہ اندر سیٹ ہو جائے گا, تو یو وونٹ فیل کہ بھائی دیر از سم تھنگ آن مائی اسکن. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا, ونس دا ڈیمیج ہیز ڈن, ایک بار ڈیمیج ہو گیا, آپ کی اسکن ڈیمیج ہو گیا, اور اسپیشلی خواتین کے, ہم نے مرد حضرات کی بھی دیکھی ہے کہ یہاں ملاسمہ, یہاں کی جو چھائیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پر آتی ہے, بہت سینسٹیو ایریا ہوتا ہے. بالکل. سو کیا سن بلاک لگانے سے وہ ڈیمیج کہیں نہ کوئی تھوڑا بہت انڈو ہو سکتا ہے, انڈن ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل ہو سکتا ہے. میرے پاس جیسے جب پیشنٹس آتے ہیں میلازما کے لیے تو میں پہلے یہی کہتی ہوں کہ پہلے آپ کے مطلب سن بلاک لگانا شروع کرو, کیونکہ جب تک پروٹیکشن نہیں ہوگا تب تک ہم جو بھی دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو سن بلاک لگا کے ان کے سن بلاک کے ساتھ میں ان کو کہتی ہوں ریپیئر کرو, تاکہ آپ کی ڈیمیجڈ اسکن جو فزیکلی ڈیمیج ہوا ہے وہ بھی آپ کا ریپیئر ہو جائے. اسی سے میلازما کی جو
جو ڈیپتھ ہوتی ہے, جو ڈارکنیس ہوتی ہے, بہت امپروو ہو جاتی ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ بہت ایکسپینسو اینڈ بہت اسٹرانگ کریمس یوز کرو. اچھا, جیسے آپ نے ٹینٹ کی بات کی تو بہت سارے سن بلاکس میں ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ اگر آپ جیسے آپ گلو اینڈ لولی کی بھی بات کریں تو اس میں بھی جو سن بلاک آتا ہے اس میں ایک طرح سے بیس بھی شامل ہے کہ اگر آپ بیس نہ بھی لگائیں, لیکن ہمارے ہاں تو ویرائٹی ہے اسکن کی نا, فیئر رنگ بھی ہے, پھر تھوڑا سا ویٹش کمپلیکشن بھی ہے, ڈسکی کمپلیکشن بھی ہے, ڈفرینٹ قسم کے. سو کیا یہ کلر آپشنس بھی ہیں ہمارے پاس؟ کیونکہ شفاعت عمومی طور پہ ہوتا ہے جب ہم سن بلاک لگاتے ہیں تو اس میں وائٹ سر آ جاتا ہے. جس بندے کی رنگت تھوڑی گندمی ہوتی ہے وہ کہے گا میں یہ کیوں لگاؤں, میں تو گرے ہو جاتی ہوں اس سے. عمر اکمل اپنا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایکچولی جو وائٹ کی آپ بات کریں نا, اس میں تھوڑا زنک زیادہ ہوتا ہے. کچھ ایسے سن بلاکس ہوتے ہیں جو بالکل جیسے کہ نیوٹرل کلر ہوتا ہے وچ بلینڈز انٹو ایوری ونس کمپلیکشن. تو یہ کہ اگر آپ لگاؤ, اور اگین آئی ایم سیئنگ کہ 2 منٹ 5 منٹ رک جاؤ تو وہ سیٹ ہو جاتا ہے, پھر آپ جو بھی لگانا چاہو اس کے اوپر لگا. اچھا, مردوں کا عورتوں کا یکساں مسئلہ ہے؟ مردوں کا تھوڑا زیادہ ہے, اور وہ ہے جناب آنکھوں کے گرد کے ہلکے. خواتین کے بھی ہیں, یکساں مسئلہ مردوں میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو اب کیا سن بلاک سے یا اسکن ریپیئر کریم سے کیا ان چیزوں کے اوپر بھی تھوڑا فاقہ ہو سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیے, اگر آپ اگین ڈارک سرکلز کی بات کر رہے ہیں, اس کو ٹریٹ کرنے کی, جب تک آپ پروٹیکٹ نہیں کرو گے تو ٹریٹمنٹ تو ضائع جائے گی. تو یہ کہ سن بلاک آپ اچھا, دوسری پریکٹس یہ ہے کہ ہم صرف ایسے ہی لگا لیتے اور یہ کانسنٹریٹ نہیں کرتے کہ ہم آئز کے اراؤنڈ لگائیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ جب لگاتے ہو تھوڑا لگاؤ, بہت زیادہ تھوپ کر نہ لگاؤ, اور ایونلی لگاؤ, اسپیشلی دیز سن ایکسپوزڈ ایریاز, بٹ اراؤنڈ دی آئیز, آن یور چن, ایوری ویئر. اور اس کو 2-3 منٹ دو, وہ سیٹ ہو جائے گا, تو پھر آپ کو اتنا زیادہ یو وونٹ فیل اٹ ٹو مچ. اور آج کل کے جو سن بلاکس ہیں جیسے یہ گلو اینڈ لولی ہے یا دوسرے بھی بہت سارے سن بلاکس اویلیبل ہیں, وہ بہت زیادہ ماڈیفائڈ ہے فرام واٹ دے ور بیفور. تو جس میں بھی فزیکل سن بلاک بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا, تو آپ کو وائٹنس فیل نہیں. ہمارے لیے کون سا نمبر از بیسٹ پاکستانی اسکن ورک کے لوگوں کے لیے؟ اباؤٹ 30 to 40 از انف. لیکن یہ کہ اگر پرولونگڈ ایکسپوجر جیسے کمیوٹنگ کر رہے ہیں 30-40 از گڈ انف. لیکن اگر آپ کمیوٹ کر رہے ہیں, بہت دور جا رہے ہیں, ہاں بہت زیادہ لانگ آورز ہیں, تو پھر جو ہے سن بلاک SPF 90-100 وہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہتی چلوں کہ ضروری ہے کہ آپ کی گاڑی میں اسکرین بھی لگائیں. صرف ایک سن بلاک بھی انف ہے, لیکن اسکرین, پانی زیادہ پئیں, کیونکہ دھوپ سے جو ہے وہ اسکن بہت ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے. تو پانی اگر زیادہ پئیں گے تو اس سے بھی آپ کو, اینڈ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ایز ویل. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر سیما ہمارے ساتھ موجود تھیں. بڑی تفصیل سے بات ہوئی جناب کہ کیسے ہم سن بلاک سے ذریعے اپنی اسکن کو بچا سکتے ہیں. وہ ڈیمیج جو سورج نے کرنا ہے, تو سورج بھائی کو کہیں کہ سورج دیکھو تم اچھے آدمی ہو, جو دیکھو آفتاب تم اچھے آدمی ہو, پر میں نہیں چاہوں گی تمہاری اسکن مزید خراب. تو ہمارا تمہارے اسکن کا مذاق نہیں ہے, وہ صرف اس صورت میں ہے کہ جو آپ سن بلاک استعمال کریں ود اسکن ریپیئرنگ کریم, جیسے گلو اینڈ لولی کا انہوں نے تعارف بھی کرایا اس حوالے سے. آگے بڑھیں. بالکل جواد, آگے بڑھتے ہیں اور آگے آپ کو دکھائیں کہ کراچی کے ایک ایسے شہری ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو ہی زو بنایا ہوا, چڑیا گھر بنایا ہوا. انہوں نے مختلف قسم کے چرند پرند اپنے گھر میں جمع کیے ہوئے, اور اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں باخبر سویرا کے نمائندے زہیب یعقوب سے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. باخبر سویرا کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. پنو عاقل میں بچے سے زیادتی کے بعد قتل کا واقعہ, بچے سے 3 ملزمان کی اجتماعی زیادتی کا انکشاف ہوا ہے. پولیس کے مطابق گزشتہ روز گرفتار 2 ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا ہے. 1 مہینے پہلے مسجد کی چھت سے بچے آفاق کی لاش ملی تھی. ملزم شفیق جتوئی کو پولیس نے بروقت گرفتار کر لیا تھا, اور ملزم شفیق کے بھائی الیاس اور دوست زہیب بھی ملوث نکلے. تینوں ملزمان نے بچے سے زیادتی کے بعد مل کر قتل کیا. شفیق جتوئی نے بھائی دوست کو بچانے کے لیے اکیلے قتل کا اعتراف کیا تھا. اب بات کرتے ہیں جناب اسٹوڈنٹس کی. تو پیارے بچوں اور درمیانے سائز کے بچوں, آپ لوگوں کے جو امتحان ہونے والے ہیں, آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں اور ذرا غور سے سنیں ہم کیا کہنے والے ہیں. جو امتحان آپ کے آ رہے ہیں, آپ کو تیاری کرنی ہے. تو اس کے لیے بجائے اس کے 2 صورتیں, یا تو آپ احتجاج کریں کہ جی امتحان کینسل کرو, ٹرینڈ چلائیں, لوگوں کو DM کریں, ای میلیں کریں وغیرہ وغیرہ. دوسری طریقے یہ کہ پڑھائی کر لیں. پڑھائی کے لیے ذرا ماحول آسان ہو گیا. بالکل, پڑھائی کے لیے ماحول تو بہت زیادہ آسان ہو گیا, کیونکہ بہت ساری آپ نے کہا جی میں آن لائن ایجوکیشن سے پرابلم ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ٹیچرز بات سمجھا رہے تھے نہیں سمجھ میں آتی. تو آپ پریشان مت ہو جناب, کیونکہ ایک ایسی ایپ آ گئی ہے جو کہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنے والی ہے, اور اس ایپ کا نام ہے ایجکاسا.
कल ये ऐप लॉन्च हुई है और अनम सादिक जो कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं एडकासा की इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताएगा कि ये जो आपकी ऐप है एडकासा, ये कैसे उन स्टूडेंट्स की हेल्प करेगी जो कि इंटर और मैट्रिक एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और मैं शफात अली की ऑलरेडी फ़ैन हूँ। थैंक यू। तो ये ऐप जो है हमने लॉन्च की है, इसमें मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपने इंटर और मैट्रिक के एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उनकी। इसमें हमारे पास 4,500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 15,000 20,000 पास पेपर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट्स आजकल जो हैं वो परेशान हैं, इम्तिहान सर पर हैं, स्कूल्स भी ऑफ एंड ऑन बंद रह चुके हैं, तो इसलिए वो डाउनलोड करेंगे ऐप, उस पर उनको कंप्लीट एग्ज़ाम का कंटेंट मिलेगा, वीडियोस मिलेंगी जो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उनको उनके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हेल्प करेंगी। अच्छा, इसमें नोट्स भी मौजूद हैं? क्योंकि बच्चों का एक बड़ा मसला ये है कि और ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाते हैं, लेकिन हमारा मसला लेक्चर से ज़्यादा नोट्स का होता है, तो क्या इसमें हर बोर्ड के हिसाब से नोट्स मौजूद हैं? इसके अंदर हर बोर्ड का 22 बोर्ड्स को हमने कवर किया है, तो हर बोर्ड के हिसाब से वीडियो लेक्चर मौजूद है। जिस तरह एक बच्चे की किताब होती है उसमें जिस तरह चैप्टर्स शुमार हैं, उसी तरह इस ऐप के अंदर चैप्टर्स शुमार हैं। उसमें वीडियो नोट्स हैं, टीचर्स आपको एक बहुत आहिस्तगी से एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, बड़े ह्यूमन तरीके से बच्चों को समझाते हैं जो कॉन्सेप्ट्स अक्सर मुश्किल होते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, न्यूमेरिकल्स, ट्रिग्नोमेट्री एट्सेट्रा रिलेटेड। तो इस ऐप को हमने बहुत ज़्यादा बच्चों की साथ एक्चुअली एक को सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूस किया इस ऐप को। हमारा पहला एक यूट्यूब चैनल होता था, वहाँ पे हमारे पास 55,000 60,000 स्टूडेंट्स थे, उनके साथ हमने इसको को क्रिएट किया, उनसे पूछा कि उनको कौन से फीचर्स की ज़रूरत है, तो वीडियो लेक्चर्स और क्वेश्चंस और इमीडिएट उनको रिस्पांस चाहिए था कि वो कैसे कर रहे हैं एक सर्टेन एरिया के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐप के अंदर वो फीचर्स हैं। ये बताएं अनम के कितना वक्त दरकार था आपको और कितना वक्त लगा आपको इस पूरी ऐप को कंप्लीट करने में? क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपने ऐप कंप्लीट कर ली तो खाली ऐप तो आपने नहीं डाली, आपने तमाम तरह चीज़ें जो लेक्चर्स तैयार की थी, जो MCQs आपने तकरीबन कोई 15,000 के करीब तैयार किए थे, वो सारे फिर उसमें ऐप में शामिल कर दिए। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली 4,500 वीडियोस और ये सब, इनको ना सिर्फ वीडियोस को बनाना मगर जोड़ना और उसकी तरतीब के हिसाब से लगाना वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल था, मगर हमें पता था दैट्स द नीड ऑफ द आवर। तो टीम बड़े एक मकसद से गैल्वनाइज हुई कि हमने बच्चों को दिलाने हैं टॉप मार्क्स। अभी पाकिस्तान में तकरीबन 40% ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड और इंटरमीडिएट एग्जाम में आगे नहीं पास नहीं होते, उनकी सप्लीज आ जाती हैं, वो पीछे रह जाते हैं, तो ये नामंजूर है। यू नो, तो स्टूडेंट्स नीड टू गेट गुड ग्रेड्स ताकि वो पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ सकें, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो टाइम बड़ा कम था हमारे पास, हमने तकरीबन 7 से 8 महीने में इसको एक बड़ा हीरोइक सा एक एफर्ट था, बड़ा टास्क है। ऑनेस्टली आई हैव टू गिव दैट टू द टीम। अच्छा, अब चूंकि कहा गया है जनाब हुकूमतों की जानिब से, सूबाई वजारत तालीम की जानिब से कहा गया है कि जो पेपर का फॉर्मेट है वो भी चेंज होगा, MCQs के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चे शायद उस तरह से क्लासेस तो हुई नहीं, खैर वो कैसे पढ़ाई करते, तो MCQs के ऊपर जो उनका रुझान होगा, तो आपकी इस ऐप में उस हवाले से कोई सपोर्ट है बच्चों के लिए? बिल्कुल शफात, हमारे MCQs ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्या होगा कि आपको एक टॉपिक नज़र आएगा, आप उसका वीडियो लेक्चर देखेंगे और फिर आप उसको क्विज लेंगे, तो फिर क्विज के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि क्या मुझे ये टॉपिक वाकई समझ आ गया है, नहीं आया, और फिर आपको कंपैरिजन होगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूजर्स कि कंपेयर टू द अदर यूजर्स आप कैसे इस पे शुमार हो रहे हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जबरदस्त। चले अनम, आई होप कि आगे जाके A लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी इस ऐप में कुछ ना कुछ आने। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और यहाँ पर वक्त तो अब हो गया, बात खत्म जी, खत्म शुद मंगल बुध। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी जनाब पीर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शफात अली और मध्या नकवी को दीजिए इजाजत। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen